प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। सही बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आज बढ़िया हैं। चलिए बच्चों, तो आज बच्चों हम अपना फिजिक्स में 12th क्लास की जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, उसमें हमारी यूनिट चल रही थी 4th। उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर जा रहा है 6 जा रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको बताया गया था इस चैप्टर में हम बच्चों 3 लेक्चर करने वाले हैं और 3 लेक्चर में बच्चों हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। और अभी हम जो यहाँ पर टॉपिक्स को देख रहे हैं वो बोर्ड के एग्जाम को मद्देनजर में रखते हुए देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 जाएगा। तो हमारा सबसे पहला बच्चों हेडिंग जाएगा आपका आज का स्व प्रेरण। स्व प्रेरण, ठीक है। स्व प्रेरण क्या होता है बच्चों? देखिए बच्चों, स्व प्रेरण में क्या होगा बच्चों कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कुंडली होती है। हमारे पास में मान लेते हैं कुंडली होती है और इस कुंडली में हमने एक रियोस्टेट लगा रखा है जो धारा को कंट्रोल करता है। इसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ये वाला RH आपको लगा रखा है धारा कंट्रोलर का आपका ये, ठीक है। और आपने एक बैटरी लगा रखी है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। प्लस वाले हिस्से से चूंकि जो बड़ी प्लेट होती है वो प्लस को रिप्रेजेंट करती है और प्लस वाले हिस्से से करंट निकलता है, इसलिए आप देख पा रहे हो करंट की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से यहाँ पर दिखा रखा है और यहाँ पे आता हुआ दिखा रखा है करंट, ठीक है। तो जब अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर हमने लिखा है कि मुख्य धारा बढ़ाते समय और यहाँ पर लिखा है मुख्य धारा घटाते समय। तो हमारे पास मान लेते बंद कुंडली होगी, उस कुंडली में एक रियोस्टेट लगा हुआ है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है, एक कुंजी आपकी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुंजी को K से रिप्रेजेंट करवा देते हैं, एक कुंजी लगी हुई आपके पास में। तो जैसे कुंजी को बच्चों ऑन करते हैं, ठीक है, तो यह धारा बहने लगेगी और धारा बहने के लिए यहाँ पे हमारे पास में जो धारा नियंत्रक है आपका, वो धारा की प्रबलता को कम ज्यादा करने के काम आता है। कम या ज्यादा करेगा। तो जैसे धारा की प्रबलता को कम ज्यादा किया जाता है तो इस कुंडली से बस एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लगता है। कैसे? जब हमने इसमें धारा प्रवाहित करवाई तो इस लूप के अपनी एक रेडियस रही होगी ना, इसकी मान लेते रेडियस रही होगी। तो अब जानते हैं कि एक वृत्तीय लूप में जब धारा प्रवाहित की जाती है, चूंकि इसके अंदर धारा होगी ना I, तो जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे बस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है μ0/2 × I/R, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम कुंजी को ऑन करते हैं और यहां से धारा के मान को बढ़ाते हैं तो यहां पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब धारा की प्रबलता को बढ़ाते समय जैसे ही धारा के मान को चेंज किया जाएगा, धारा की प्रबलता को बढ़ाया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां से B चेंज हो जाएगा। और अब जानते हैं कि जब B चेंज होगा तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर आपको होता है B.A, है ना, B.A होता है ना। तो यदि आपका B चेंज हो गया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा और जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा तो बच्चों फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार उसमें 2 चीजें उत्पन्न होती है। नंबर 1 प्रेरित धारा, नंबर 2 आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जिसकी दिशा हमेशा लेंज के नियम के अनुसार होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुख्य धारा बढ़ाते समय आपके पास जो पॉइंट A डायग्राम हमारे पास में है, मुख्य धारा बढ़ाते समय जमाई धारा आपकी जा रही है राइट साइड जा रही है ना, इस तरीके से जा रही है आपका करंट। लेकिन जो प्रेरित धारा की दिशा उत्पन्न होगी इसमें, वो हमेशा उस कारण का विरोध करते हुए होती है जिसकी वजह से वो उत्पन्न होती है। तो आप देख पा रहे हो कि राइट साइड जा रहा है तो ये प्रेरित धारा आपकी लेफ्ट साइड जा रही है, क्योंकि अब ये धारा के मान में बढ़ने का विरोध कर रहा है, ठीक है, विरोध कर रही है मुख्य धारा बढ़ाते समय। लेकिन इस केस में क्या हो गया, अब इस केस में आपके पास ये कुंजी रहेगी, ये माइनस प्लस ये सेल हो जाएगा आपके पास में, रियोस्टेट हो जाएगा, है ना। तो धारा तो आपकी राइट साइड ही जाएगी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे राइट साइड जा रही होगी। लेकिन क्या होगा कि अब रियोस्टेट से हम धारा की प्रबलता को कम कर रहे हैं, तो जैसे ही धारा की प्रबलता को कम किया जाएगा तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग प्रेरित धारा की जो दिशा होगी बच्चों, वो घटने का विरोध करेगी। चूंकि मुख्य धारा घटाई जा रही है तो घटाई जाने के लिए प्रेरित धारा की दिशा आपकी राइट साइड हो जाएगी। ये बात समझ में आ पा रही है? तो ये है आपका स्व प्रेरण। ये जो घटना हो रही है आपकी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना जो हो रही है, जिसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है आपका और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार इनकी दिशा होती है। तो इस पूरी घटना को यहाँ पर कहा जाता है बच्चों स्व प्रेरण, ठीक है। देखिए बच्चों उसकी डेफिनेशन क्या है स्व प्रेरण की। सेल्फ इंडक्शन, कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अभी बताया था ना प्रेरित धारा, यहां पे लिख भी रखा है बच्चों हमने, ये रही प्रेरित धारा, ठीक है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके
चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अभी बताया था आपको चुंबकीय क्षेत्र, है ना, कि B बराबर बताया था ना कि म्यू नॉट अपॉन में 2 इंटू आई अपॉन आर हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र की प्रबलता प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। देख रहे हैं ना कि म्यू नॉट अपॉन 2 तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और आर उस कुंडली जो भी आप लेते हैं उसकी रेडियस फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बी डिपेंड करेगा वो आई पर डिपेंड करेगा कि आई की वैल्यू कितनी है, प्रवाहित धारा पर निर्भर, है ना, करती है। धारा के बढ़ाने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ जाता है, ठीक है, और कम होने पर घट जाता है। ठीक, इस प्रकार धारा के परिवर्तन के साथ चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली के परिपथ में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा भी, देखिए, एक अन्य धारा भी के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। ठीक है, एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे बच्चों, प्रेरित धारा ये वाली बह रही है आपकी मुख्य धारा, ये वाली जो आपकी है ये मुख्य धारा होगी, लेकिन इसके अतिरिक्त पे आपकी प्रेरित धारा आपकी बह रही है। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वयं प्रेरण कहलाता है ना, यह कहते हैं। ठीक है, तो आपके याद हो गए डेफिनेशन ये वाली बच्चों। ठीक, अब लेंज के नियम क्या कहता है, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे इस धारा में परिवर्तन का मतलब प्रवाहित की जाने वाली जो धारा है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो मुख्य धारा को बढ़ा दें, ठीक है, प्रबलता को उसको ज्यादा बढ़ा दें, या मुख्य धारा घटा दें। ये किसके द्वारा होगा, जो उसमें लगा हुआ रियोस्टेट होगा, है ना, जो धारा नियंत्रक लगा हुआ होगा उसके द्वारा धारा की प्रबलता को कम ज्यादा किया जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, प्रेरित धारा सदैव धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। मुख्य धारा के बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में बहती है, विपरीत दिशा में बहती है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम नंबर जो आपका 18.1 है, 18.A जो है आपका, ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जिससे कि उसके बढ़ने का विरोध कर सके। इसके विपरीत मुख्य धारा के घटाने वाला डायग्राम हमारा यहाँ पर है, मेरा मुख्य धारा घटाते समय, ठीक है, मुख्य धारा के घटाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत घटने का विरोध करने के लिए मुख्य धारा की दिशा में ही बहने लगती है। ये मुख्य धारा की दिशा में बहने लगती है, दोनों प्रेरित धारा और मुख्य धारा दोनों एक ही दिशा में बह रही है। ठीक है बच्चों, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे इसको कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुंडली में प्रेरित धारा केवल तभी बह सकती है जब मुख्य धारा में परिवर्तन हो रहा होगा। यदि मुख्य धारा में परिवर्तन नहीं हो रहा तो प्रेरित धारा आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, 0। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान से देख लेंगे बच्चों। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेंगे, डायग्राम आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपके स्वयं प्रेरण क्या है आपका, यह प्रेरित धारा यहाँ पर क्या है कि जब मुख्य धारा में परिवर्तन किया जाएगा तो उसमें मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, स्वयं प्रेरण, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है या किससे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं बच्चों हम यहाँ पे स्वयं प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण गुणांक। ठीक है, अब स्वयं प्रेरण गुणांक बच्चों क्या होता है, स्वयं प्रेरण गुणांक जो होता है बच्चों आपका, एक तो उसको एल से दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपने कोई कुंडली देखी, मान लेते हैं कि हमारे पास में कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली आपके पास में, ये आपके पास में रियोस्टेट लगा हुआ है, धारा नियंत्रक। ठीक है, ये आपने एक सेल लगा दिया यहाँ पे, है ना, ये आपने एक सेल लगा दिया और यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया। यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया जिसको आप कुंजी कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस वाला हो गया, ये वाला प्लस वाला हो गया।
अब जैसे ही बच्चों यहां से करंट फ्लो होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करंट जा रहा है तो ये आपकी मुख्य धारा होगी, मुख्य धारा, ठीक है। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, डिपेंड करेगी कि वो मुख्य धारा बढ़ा रहे हैं हम या घटा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो बढ़ाते समय लिख रहे हैं, बढ़ाते समय। जब बढ़ाते समय होगी तो प्रेरित धारा क्या होगी आपकी, विपरीत दिशा में होगी, बढ़ने का विरोध करेगी प्रेरित धारा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस कुंडली में फेरों की संख्या बच्चों कितनी है, फेरों की संख्या n होगी, ठीक है। और प्रत्येक कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो फाई हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स आपका फाई हो गया। तो उसमें प्रवाहित जो धारा होगी, प्रवाहित धारा आई होगी। तो उसमें जो फ्लक्स घनत्वताओं की संख्या होगी बच्चों वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अनुपाती होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्वताओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्वताओं की संख्या क्या होती है, n फाई, है ना, n फाई। फेरों की संख्या n होगी, चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई, तो n फाई को बोलते हैं फ्लक्स घनत्वताओं की संख्या। तो किसी भी कुंडली में फ्लक्स घनत्वताओं की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होती है, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट डाला जाएगा। तो जैसे ही कांस्टेंट डालते हैं उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। इसे एक तो इक्वेशन नंबर एक बच्चों एक मान के चल लेंगे, ठीक है। एक तो इसे इक्वेशन नंबर एक मान लेंगे और जो आपका यहाँ पर एल होगा, जो यहाँ पर आपका एल होगा, जहां एल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आ जाती है, ठीक है। तो यहां से अगर बच्चों एल निकाल लें तो आपका बन जाएगा एन फाई अपॉन में आई, ठीक है। अब यहां से यदि आई को एक मान लें, 1 एम्पियर मान लेते हैं, तो यहां से आपका आ जाएगा एल बराबर एन फाई, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे, इसकी परिभाषा आपके बन जाती है कि अर्थात किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक, ठीक है, स्वयं प्रेरण गुणांक उसमें फ्लक्स घनत्वताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि उसमें प्रवाहित धारा एकांक हो, यानी कि 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो, ठीक है। तो यहां से एक बार इसकी परिभाषा फिर से सुन लेंगे आप कि अर्थात किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक उसमें फ्लक्स घनत्वताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि उसमें प्रवाहित धारा एकांक यानी कि 1 एम्पीयर की धारा आपकी बह रही हो, ठीक है। चलिए अगर बात यहां तक समझ में आ जाती है तो इसके एक डेफिनेशन आपको दूसरी टर्म में भी निकालनी होती है। कई बार वो पूछ लेता है कि स्वयं प्रेरण गुणांक को प्रेरित विद्युत वाहक बलों के पदों में समझाइए, या न्यूमेरिकल मोस्टली उसी फॉर्मूले पर आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम जब धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें बढ़ाते हैं तो आई चेंज होता है, आई चेंज होने से बी चेंज होता है, बी चेंज होने से फाई बदलता है, फाई बदल जाने से उसके अंदर दो चीजें उत्पन्न होती हैं, नंबर एक प्रेरित धारा, नंबर दो प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं कि जब मुख्य धारा में आपने परिवर्तन किया है तो परिवर्तन करने से क्या चेंज हो रहा है आपका, चलिए बच्चों देखते हैं अब। तो अभी हमारा यहाँ पर जो आ रहा था बच्चों आपका प्रेरित विद्युत वाहक बलों के पदों में आपको बताना था। तो कैसे बताएगा कि जब हम किसी कुंडली में आई को बदलते हैं तो बी बदल गया, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं यहाँ पे कि किसी कुंडली मतलब इस कुंडली में उत्पन्न होने वाला जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा आपका स्मॉल ई हो जाएगा, ठीक है। तो माना कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, तब E की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, E बराबर आपका जाएगा माइनस के एन डेल फाई अपॉन डेल टी, ठीक है। परिभाषा आपकी कहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, एन क्या बच्चों, फेरों की संख्या, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यानी कि इसमें उत्पन्न हो जाएगा, अगर अब यहां पर एन को अंदर डाल दें इसमें तो क्या बन जाएगा आपका E बराबर डेल माइनस के एन फाई अपॉन डेल टी, ठीक है। और अगर आप देख पाए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी, तो एन फाई बराबर क्या था आपका एल आई,
ठीक है। तो इक्वेशन नंबर एक से बच्चों क्या करेंगे आप, समीकरण नंबर 1 से हम यहां पर क्या सकते हैं बच्चों, समीकरण 1 से एन फाई इज इक्वल टू एल आई रखने पर, तो जैसे आप रखेंगे तो उसमें वैल्यू बन जाएगी आपकी ई बराबर माइनस के डेल एल आई अपॉन डेल टी। तो यहां से अगर आप एल को बाहर निकाल लेते हैं, एल बराबर ई बराबर आपका जाएगा ई बराबर माइनस के एल डेल आई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहां से बच्चों एक तो फॉर्मूला आपके पास में वाला बन जाते हैं यहां से ई वाला, ठीक है। लेकिन यदि यहां से आपको यदि यहां से एल निकालना हो तो एल बराबर का क्या जाएगा, माइनस के ई अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी। ठीक है, यहां से फॉर्मूला आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर अगर आप इसको मान लेते हैं कि डेल आई अपॉन डेल टी बराबर आपको बन जाए 1 एम्पियर पर सेकंड, तब आपका बच्चों आ जाएगा यहां पे, तब आपका आ जाएगा यहां पे बच्चों L बराबर माइनस के ई। ठीक है, तो यहां से एक बच्चों परिभाषा और बन सकती है कि अर्थात किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत दाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है जब कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, यानी कि धारा परिवर्तन की दर एक यानी कि एक हो, एकांक हो। ठीक है, तो यहां से आप इसको बता सकते हैं। अब इसके बाद में अगर इसका देखें यहाँ पे मात्रक बच्चों क्या बनता है आपका, तो मात्रक देख लेते हैं बच्चों। V का मात्रक बन जाएगा आपका वोल्ट, ठीक है, और यहां चला जाएगा आपका नीचे एम्पियर, और नीचे चलेगा समय का आपका सेकंड, तो आपका बन जाएगा मात्रक बच्चों वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या हम इसको सीधे सीधे हेनरी में पढ़ लेते हैं बच्चों, हेनरी, इसको यहां पर H से इसको दिखा देते हैं। ठीक है, और यहां से इसकी वीमा भी बतानी पड़ जा पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में आपसे, तो इसकी वीमा कितनी बन जाएगी बच्चों, इसकी वीमा बच्चों निकल के आ जाएगी आपकी, वोल्ट की वीमा क्या बन जाती है आपकी ML2T माइनस के 3 A माइनस के 1। ठीक है, और सेकंड की चली जाएगी T, नीचे एम्पियर चली जाएगी आपकी A। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ पे कितने बन जाएगी आपकी ML2T माइनस के 2 A माइनस के 2, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो ये बच्चों इसकी वीमा निकल के आ चुकी है। बात समझ में आ पा रही है बच्चों? अगर यहां तक बात बच्चों समझ में आ चुकी है आपके, तो अब आगे देख लेते हैं कि यदि कोई समतल कुंडली है ना, कोई समतल कुंडली है तो उस कुंडली का स्वयं गुणांक क्या होगा। ठीक है, हेडिंग बन जाता है बच्चों आपका किसी समतल कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कितना होगा। ठीक है, तो सब मान लेते हैं कि बच्चों आपके पास में कि माना कोई कुंडली है तो उसकी जो रेडियस होगी, त्रिज्या जो होगी उसकी, वो मान लेते हैं कि स्मॉल r होगी। ठीक है, फेरों की संख्या उसमें मान लेते हैं कि n होगी। ठीक है, और I धारा प्रवाहित है, प्रवाहित धारा मान के चल लेते हैं कि I होगी, प्रवाहित धारा बच्चों कितनी हो जाएगी, उसमें I हो जाएगी। तो माना कि कोई कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है, त्रिज्या r है, प्रवाहित धारा I है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी बच्चों आपकी B बराबर μ0/2 इंटू एन आई अपॉन आर। एन किस लिए आया बच्चों, यहाँ पे फेरों की संख्या के लिए, और आई इसकी धारा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उस कुंडली में इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा केंद्र पर। ठीक है, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो उस कुंडली से बस जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें कितना परिवर्तन आएगा। देखिए, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन कितना आएगा बच्चों उसमें,
फाई बराबर बी ए, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन फाई बराबर बी आ जाएगा ना। अब बी की वैल्यू यहां रख देंगे, तो फाई बराबर कितना जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में 2 इंटू एन आई अपॉन आर, और ए क्या हो जाएगा उसका एरिया। अब एरिया कितना निकल के आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखें तो एक पाई से सॉरी एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच्चों बच जाएगा यहाँ पे पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू पाई आई अपॉन सॉरी आई आर, कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, और आर बचेगा आपका एक ऊपर, ठीक, और यहां पे आपका आई आ जाएगा और यहां पे एन, ठीक है। अब अगर यहां पे देखते हैं तो दोनों पक्षों में क्या काम कर लेते हैं, एक बार एन से गुना कर देते हैं, दोनों दोनों पक्षों में एन से गुना करने पर, जब गुना करेंगे आपका बन जाता है बच्चों एन पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई एन इंटू में एन, ठीक है, और आई को ले आएंगे इसके अपॉन में, तो जैसे ही आई अपॉन में चला जाएगा बच्चों आपका, तो वैल्यू बच जाती है आपकी यहाँ पे कितनी एन पाई अपॉन आई बराबर आपका बन जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट पाई, ठीक है, म्यू नॉट पाई आर अपॉन में 2 इंटू में एन स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 से, अगर आपको याद आ रहा हो समीकरण 1 से, एक बराबर क्या था आपका एन फाई इक्वल टू एल आई, तो यहां से एल बराबर कितना हो जाएगा आपका एन फाई अपॉन में आई, तो देखिए यहाँ पर एन फाई अपॉन आई की जगह क्या रख लेंगे बच्चों, यहाँ पर एल रख लेंगे, तो एल बराबर कितना जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में यहाँ पे पाई आर अपॉन में 2 इंटू में एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बच्चों देख पा रहे हो तो ये पूरा हिस्सा आपका कांस्टेंट मान लेते हैं, और यहाँ पे आपका एल प्रोपोर्शन आपका जाएगा सीधा सीधा एन स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां तक बात बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर यहां तक बात बच्चों आपके समझ में आ गई है तो आपका अगला हेडिंग जाएगा आपका कि किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, तो जैसे ही मान लेते हैं कि हम किसी कुंडली को बैटरी द्वारा धारा, किसी कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, तो स्वप्रेरण गुणांक के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा बल उत्पन्न हो जाता है बच्चों, कि जब हम किसी कुंडली में बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो स्वप्रेरण के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा बल उत्पन्न हो जाता है, जो धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करता है, और धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जो उसमें किसके रूप में संचित हो जाता है, इस स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक माना किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L व स्थायी धारा I नोट हो, तब कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर आपके बन जाएगी 1/2 L I नोट स्क्वायर। ये इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा इसलिए ऊर्जा का मात्रक बन जाएगा आपका जूल, ठीक। तो ये आपको याद करनी होगी। बात समझ आ रही है आपके। अब देखिए, मान लेते हैं कि इसकी अगर उत्पत्ति करनी पड़ जाए आपको, तो उत्पत्ति कैसे की जाएगी आपकी, देखिए बच्चों,
देखिए उत्पत्ति में अगर आपको करना हो तो मान लेते कि बैटरी द्वारा, है ना, किसी कुंडली को डी क्यू आवेश देने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य जो होगा कितना होगा। किसी कुंडली को डी क्यू आवेश देने पर बैटरी द्वारा किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू बराबर आपका बन जाएगा ई डी क्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू वाले फॉर्मूले से, है ना। तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा वाला आपका स्मॉल ई था, इसलिए आ जाएगा। अब स्मॉल ई की जो वैल्यू बन जाती है बच्चों आपकी कितनी बन जाती है, अभी जस्ट आप पढ़े थे पीछे यहाँ पे, देखिए जरा स्मॉल ई की वैल्यू आपको यहाँ लिखवाए रखी है वाली, ई बराबर आपका जा रहा था माइनस के एल डेल आई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो देखिए इस वैल्यू को वहां रखेंगे तो क्या बन जाएगी, आपकी वैल्यू ये वाली माइनस एल डेल आई अपॉन डेल की जगह यहाँ पे डी लिख लेंगे यहाँ पे, है ना, डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ पे डी क्यू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका बन जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो ये डी क्यू अपॉन डी टी बन जाएगा आपका आई, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आई बराबर आपका बन जाएगा डी क्यू अपॉन में डी टी। ठीक है, तो उसकी जगह जाएगा आ जाएगा आपका आई, तो यानी कि एल आई, ठीक है, एल एल आई डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहां पे इसका इंटीग्रेशन करा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों, अंतिम स्थायी धारा आई नॉट तक प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य। तो देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिया जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर आपका बन जाएगा यहाँ पे 0 से आई नोट एल आई डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, सॉरी डी टी तो यहां से आपका हट जाएगा, डी टी तो आपका ये वाला हट जाएगा ना यहाँ से, ये वाला, तो आपका क्या लिए बचेगा डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं बच्चों, तो आप यहाँ पर ये डब्ल्यू बन जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, ये 0 टू आई नोट आई डी आई। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों क्या बन जाएगा, एल आई स्क्वायर अपॉन में 2 बन जाएगा, यहाँ पे 0 टू आई नोट चला जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको पुटिंग द लिमिट, आपको लिमिट रखनी होगी, पुटिंग द लिमिट, है ना। तो जब आप लिमिट रखेंगे तो पहले आपको रखनी होगी अपर लिमिट, अपर लिमिट में रखा जाएगा आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखी जाएगी 0, तो आपका बन जाएगा किया गया कार्य 1/2 एल आई नोट स्क्वायर। ठीक है, और यही कार्य क्या होगा, इस स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यू से, तो 1/2 एल आई नोट स्क्वायर। ठीक है, मात्रा क्या बन जाएगा इसका बच्चों, जूल। क्वेश्चंस करने में मदद करेगा आपको, ये एग्जाम में आ जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगर यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अब अगला देखेंगे बच्चों, ये वाला सवाल बोर्ड के एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग, ओमेगा कोणीय वेग, ठीक है, ओमेगा कोणीय वेग में, ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है, सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत बल इतना हो जाएगा। तो उसमें बच्चों आपको करना क्या है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा ये वाला। ठीक है, ऐसा बच्चों हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि आपके पास में एक समान यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो उसकी दिशा का आकाश की तरफ के लंबवत नीचे की तरफ हमने दिखा दी यहाँ पर,
ठीक है। दूसरा, अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें अब आपको एक समान छड़ लेके चलनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक समान यहाँ पर कोई एक छड़ होगी। ठीक है, अब ऐसा मान के चल लेते हैं कि हमारे पास में ये वाली एक छड़ है। ठीक है, अब जब ये छड़ होगी तो ये छड़ बहुत ही अति सूक्ष्म कौन से यहाँ पर घूमती है। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पे दिखा के चल लेते हैं यहाँ पे हम। अब ऐसे यहाँ पे दिखा के चल लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट हो रहा होगा आपके पास में, और इस चालक छड़ की जो लंबाई है, ठीक है, कितनी लंबाई है, एल लंबाई आपने दे रखी है यहाँ पर, ये वाली लंबाई आपके पास में एल है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये वाली लंबाई भी आपके एल है। मान लेते हैं कि ओ पी आपके पास में एक चालक तार है, इसकी लंबाई एल है, और ये ओमेगा कोणीय वेग, कोणीय वेग कितना, ओमेगा से यहाँ पर ये घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, तो P से ये Q पर आ जाती है, P से यहाँ पर ये Q पर आ जाती है। कौन से वेग से घूमती हुई, कोणीय कोणीय वेग ओमेगा से, है ना। जब कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे डी थीटा कोण तय कर लेती है। तो इसकी जो भुजा की लंबाई जाएगी उसके बन जाएगी डी एल डी थीटा, एल डी थीटा। कैसे बन जाएगी, चूंकि जब ये वृत्तीय गति कर रही होगी बच्चों, तो यानी कि यहाँ पर चाप बन जाता है। तो अब जानते होंगे कि कोण बराबर आपका हो जाता है चाप बटे त्रिज्या। जो इसकी लंबाई है, चूंकि सिरे के प्रति अपरित गति करती है, तो जो लंबाई है इसकी वो रेडियस का काम करेगी। यहाँ पे चाप आपका बन जाएगा पी क्यू बन जाएगा। ठीक है, और कोण आपका बन जाएगा डी थीटा। तो यहाँ से देखिए पी क्यू की जो लंबाई आएगी आपकी वैल्यू निकल के आएगी, तो एल डी थीटा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं एल डी थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं कि जब ये घूर्णन गति कर रही होगी, ओ अक्ष के परित है, तो उसका पी वाला हिस्सा ओपन होगा और फिक्स हो जाएगा। तो जब ये घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति करते हुए ये वक्रीय क्षेत्रफल कितना तय कर लेती है ना। तो मान लेते हैं इसका जो वक्रीय क्षेत्रफल होगा, वक्रीय क्षेत्रफल जो होगा, तो वो मान लेते हैं कि डी ए बराबर कितना हो जाएगा आपका कितना तय कर लेती है, वक्रीय क्षेत्रफल ओ पी क्यू क्या। तो यानी कि यहां पर चूंकि बहुत अति सूक्ष्म गति करती है, तो यहाँ पे एक लगभग समकोण त्रिभुज बन जाता है आपका। तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी 1/2 गुना आपका आधार गुना आपकी ऊंचाई। ठीक है, अब ऊंचाई के लिए अगर देखते हैं यहाँ पे तो कितनी वैल्यू निकल गए थे, डी ए बराबर 1/2, आधार आपका जाएगा गुना यहाँ पे एल, ऊंचाई कितनी जाएगी आपकी एल डी थीटा। ठीक है, अब अगर यहां से वैल्यू देख लेते हैं तो कितनी जाएगी, डी ए बराबर 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या काम करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में dt से भाग कर देंगे। जैसे भाग करेंगे आपका बन जाएगा डी अपॉन में dt बराबर 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन में dt। ठीक है, तो डी थीटा अपॉन dt क्या बन जाएगा आपको, ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा बन जाएगा ना। तो डी थीटा अपॉन में dt बन जाएगा आपका ओमेगा। तो उसकी जगह रख लेंगे डी ए अपॉन में dt बराबर 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत दाब बल होगा वो वैल्यू कितनी जाएगी आपकी कुंडली में उत्पन्न कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, E बराबर
फेरों की संख्या यहाँ पे एन लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पर एन दिखा रखा है क्या? यहाँ पे एन तो दे नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे फिलहाल अभी एन लेके नहीं चलें, क्योंकि फेरों की संख्या यहाँ पे नहीं आ रही है। तो ये बराबर आपका जाएगा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समांतराल है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो अब यहाँ से फाई की जगह बच्चों क्या लिख लेंगे? फाई बराबर बच्चों आप जानते हैं कि बी ए होता है यहाँ पे आपका, तो आपका ये जाएगा ई बराबर डी पी ए आ जाएगा अपॉन में डी टी आ जाएगा। ठीक है, ई बराबर का जाएगा यहाँ पे बी बाहर निकाल लेंगे तो डी अपॉन में डी टी चला जाएगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर अगर इसको देखें तो यहाँ पे इस वैल्यू को रखा जाएगा, तो आपका वैल्यू इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर, जैसे मान रखा जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? ई बराबर बी इंटू में 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा, और आपको फॉर्मूला प्रूफ करना था अगर आपको याद आ रहा हो, देखिए 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो यहां पे आपका जाएगा 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। यही आपको देखिए, यही आपको यहां पर प्रूफ करना था और यही हमारा यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ देखा है यहाँ पर ये कि धारावाहिक लंबी परिनलिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व है ना, स्वयं प्रेरकत्व है ना, कि धारावाहिक लंबी परिनलिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए बोर्ड के एग्जाम में 17 में आया, 18 में आया, 17 में आया, 18 में, 22 में भी आया। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको जो करना होगा वो ये वाला करना होगा बच्चों, ये जो हमने किया है ना, ये जो आपके सामने कर रखा हमने, आपको इसका आंसर इसमें ये वाला लिखना होगा। ठीक है, तो उसे बच्चों अपना आप कर लेंगे आप यहां से देख के। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। जैसा आपके सामने क्वेश्चन वाला बच्चा है, क्वेश्चन आ रहा है वाला, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों आपसे कि कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व हेनरी, इसकी यूनिट है यहाँ पर आपकी, तो एल से इसको दिखाया जाता है बच्चों 3.0 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में, ठीक है, तो डेल्टा टी मान लेते हैं यहाँ पे 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर, 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है ना। तो यानी कि यहाँ पे I1 मान लेते हैं 5 एम्पियर और I2 मान लेते हैं यहाँ पे 0। तो यानी कि डेल्टा I की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। अभी देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या रहा है, कुंडली में उत्पन्न स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि आपको निकालना है बच्चों यहाँ पे E की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास में आया था E बराबर -KL डेल I अपॉन डेल T निकल कर आया था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर माइनस ये रहेगा। अब L की वैल्यू फिलहाल अभी L लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे I2 - के I1। ठीक है, I2 - के I1, परिवर्तन कितना हो रहा है इसमें, और यहां पे आपका जाएगा समय, वैल्यू देखेंगे -3 × 10⁻³ ठीक है, ये वैल्यू 0 के 5, पॉइंट में जाएंगे नीचे 0.1 चला जाएगा, यहां से हटाएंगे बच्चों पॉइंट तो आपका एक 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 या 15 जाएगा, 15 × 10⁻3, 3 में से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो -2 बच जाएंगी। ठीक है, तो इतनी वैल्यू इसकी निकल कर जाती है। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आपकी 1.5 × 10⁻⁻1 या इसको कर लेंगे 0.15 वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। 0.15 वोल्ट इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस बच्चों इतना ही। तो हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब हमारा चैप्टर नंबर 6 में 3 लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है लगभग। अगर आप इसको कर लेते हैं तो 4 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए धन्यवाद।